हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल पंडित। तो दोस्तों, आज से हम पैथोलॉजी की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम पर्टिकुलर एक एक डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम निमोनिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। निमोनिया, जैसा हमने बहुत कॉमनली सुना होगा कि निमोनिया जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी मतलब एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। मतलब निमोनिया जो है वो किसी वायरस की वजह से भी हो सकता है और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के अलावा दूसरे बैक्टीरियाज की वजह से भी ये हो सकता है। एक्चुअली इस डिजीज़ के अंदर होता क्या है कि इसमें हमारे लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। ये इन्फेक्शन माइक्रोब्स के द्वारा होता है। ठीक है, उसका रिजल्ट क्या होगा जब ये इन्फेक्शन होगा? It brings water into lungs, okay, and makes difficult to breathe. जो हमारे लंग्स के लोब्स हैं उनके अंदर वाटर डिपोजिशन होगा। ठीक है, उसको प्रॉपरली वाटर ना कह करके हमें ये कहना चाहिए कि एक्सुडेट्स जो हैं वो वहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही इन्फ्लामेशन होगा या जैसे ही स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का इन्फेक्शन होगा, उसके बाद बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। जब बॉडी अपना रिस्पॉन्स किसी भी लोकल इन्वेजन को देती है, तब हम उसे इन्फ्लामेशन कहते हैं। इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो ये वर्ड भी वहीं से आया है। न्यूमो वर्ड मतलब एयर से रिलेटेड है। हमारे जो एयर फील्ड सैक्स हैं वहाँ पर अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, तब हम उसे निमोनाइटिस या निमोनिया कहते हैं। इसमें हमारा क्या होगा कि हमारे लंग्स के जैसे अलग अलग लोब्स हैं। हम राइट लंग के अंदर देखते हैं कि हमारे पास 3 लोब हैं और लेफ्ट लंग के अंदर हमारे पास 2 लोब्स हैं। तो जितने भी एयर फिल्ड कैविटीज़ हमारी हैं, जो भी एल्वियोलाइज हमारे हैं, उनके अंदर ये माइक्रोब्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, वो एक्सुडेट जब वहाँ इकट्ठा होगा, बॉडी भी रिस्पॉन्ड करेगी, तो कुछ WBCs भी वहाँ पर होंगे, कुछ RBCs भी वहाँ पर होंगे। इन सब के कलेक्शन से हमारा जो एयर फिल्ड सैक है वो वाटर फिल्ड सैक में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब एयर नहीं होगी तो हमें डिफ़िकल्टी होगी ब्रीदिंग में, कि सांस लेने में हमें दिक्कत आएगी, और उसी से जनरेट होगा हमारा निमोनिया। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं, अगर आपको एक्सरे मिलता है तो एक्सरे कुछ इस तरीके का विजिबल आपको होगा। इस अपर पार्ट में आप देख पाएंगे नीचे वाले पार्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा कंसोलिडेशन है। ठीक है, तो ये मार्क करता है कि राइट साइड के अपर लोब के अंदर कुछ निमोनेटिक चेंजेस हमें देखने मिल रहे हैं। ठीक है, if a microbe colonize the bronchioles or alveoli, then you have pneumonia. ठीक है, अगर हम किसी भी माइक्रोब की बात करें, से फॉर एग्जांपल हम निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की ही बात करते हैं, अगर वहाँ पर कॉलोनाइजेशन होगा, बहुत सारे बैक्टीरियाज वहाँ पर अगर होंगे, तभी हम उसे निमोनिया कंसिडर करेंगे। माइक्रोब्स टिपिकली इन्वेड लंग टिश्यूज़। ठीक है, लंग टिश्यूज़ को बैक्टीरिया जो है वो इन्वेड करते हैं, और उसके बाद इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस वहाँ शुरू होते हैं। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस जब भी होंगे तो बॉडी क्या करती है, जनरली हमारे WBCs को सबसे पहले फ़ाइट के लिए भेजती है। ठीक है, तो WBC जब फाइट के लिए जाएंगे, उसके अलावा दूसरे जो फ्लूइड्स हैं वो भी वहाँ पर, जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं वो भी वहाँ पर इकट्ठे होंगे, जो कहाँ फिल हो जाते हैं, एल्वियोलाई के अंदर फिल हो जाते हैं, और हमें रिस्पॉन्स में क्या मिलता है, निमोनिया मिलता है। यहाँ जब हम देखते हैं तो नॉर्मली हमारा जो एयर सैक होता है कुछ इस तरीके का विजिबल रहेगा। नॉर्मल एयर सैक हमारे ऐसे होते हैं, जबकि इन्फ्लैम्ड एयर सैक जो है वो निमोनिया से जो फील्ड होंगे, फ्लूइड फील्ड जो होंगे, वो कुछ इस तरीके के हमें नज़र आते हैं। निमोनिया के जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें वायरसेस के अंदर इन्फ्लुएंजा वायरस
बहुत कॉमन रहता है जिससे निमोनिया हो सकता है। जैसे इसी इन्फ्लुएंज़ा का एक नाम आपने सुना होगा H1N1, ये भी इन्फ्लुएंज़ा का ही एक टाइप आया था पहले। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ पर भी अगर ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया का कॉलोनाइजेशन होगा देन इट मे लीड टू निमोनिया एज ए कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, एक कॉम्प्लिकेशन के रूप में पेशेंट को निमोनिया होता है। बैक्टीरिया दूसरे क्या हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बहुत कॉमनली हमें याद रहता है, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ऑरस, माइकोप्लाज्मा निमोनी और क्लेमाइडोफिलिया निमोनी, ये निमोनिया के ही जो दूसरे बैक्टीरियाज हैं वो हो सकते हैं। फंगल इन्फेक्शंस भी निमोनिया कर सकते हैं, जैसे ब्लास्टोमाइकोसिस, क्रिप्टोकोकस, नीमोसिस्टिक, ठीक है, ये सब जो फंगल इन्फेक्शंस हैं, फंगस जो है वो भी निमोनिया कॉज कर सकते हैं। एस्पायरेशन निमोनिया, ये भी एक टर्म कई बार आती है। एस्पायरेशन का मतलब है कि जब हम कई बार गलती से हमारा जो फूड है वो ईसोफेगस में जाने की बजाय अगर आपका एपिग्लॉटिक फोल्ड ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इट मे एंटर इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने की वजह से वो फूड से या ड्रिंक से या गैस्ट्रिक एसिड से, तो लंग्स में जब वो जाते हैं तो माइक्रोबियल इन्फेक्शन कॉज होता है, और जब वो माइक्रोबियल इन्फेक्शन रहेगा तो निमोनिया उसके रिजल्ट में होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात ये है कि जब किसी भी कारण से, चाहे वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है या एस्पायरेशन का कोई कॉज है, अगर लंग्स के अंदर माइक्रोब्स का कॉलोनाइजेशन बढ़ेगा तो निमोनिया होगा। ठीक है, ये जब हमें पर्टिकुलर किसी एक ब्रोंकियल सेगमेंट के अंदर फ्लूइड फील्ड मिले, ठीक है, फ्लूइड फील्ड कैविटी जो है किसी एक पर्टिकुलर ब्रोंक्यूल के अंदर है, तब हम उसे ब्रोंकोनिमोनिया कहते हैं। दूसरा एटिपिकल या इंटरस्टिशियल निमोनिया होता है। इंटरस्टिशियल निमोनिया क्या होगा कि हमारे जितने भी एल्वियोलाइज हैं वो प्रॉपर हैं, उनके अंदर किसी भी तरीके का फ्लूइड फील्ड नहीं हुआ है, लेकिन इनके बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहाँ पर हमें फ्लूइड मिलता है। ठीक है, इससे इनिशियली तो आपको लगेगा कि नहीं, अगर वहाँ एल्वियोलाइज के अंदर फ्लूइड फील्ड नहीं है तो किसी भी तरीके की ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही एल्वियोलाइज इन्फ्लेट करते हैं तो उनके लिए भी वहाँ सरफेस एरिया कम हो जाता है और उसमें भी हमें सिम्टम्स जो हैं वो निमोनिया जैसे ही मिलते हैं। तीसरा लोबार निमोनिया। लोबार निमोनिया में पर्टिकुलर हम देखते हैं किसी पर एक कंप्लीट लोब के अंदर फ्लूइड फिल हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया है कि राइट लंग के अंदर हमारे पास 3 लोब हैं, तो उनमें से किसी भी एक लोब के अंदर अगर कंसोलिडेशन हो जाता है पूरे पूरे लोब में तो उसे लोबार निमोनिया कहते हैं। उसके बाद अगर हम स्टेजेस की बात करें तो निमोनिया हमारे पास जो है वो 4 स्टेजेस के अंदर होता है, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं स्टेज ऑफ कंजेशन। ठीक है, इनिशियली क्या होगा कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं और एल्वियोलाई हैं वो एक्सेस फ्लूइड के साथ भर जाएंगे, जो पहले और दूसरे दिन इन जनरल हमारे साथ होता है। ठीक है, सेकेंड जो इसमें स्टेज होती है उसे हम स्टेज ऑफ रेड हेपेटाइजेशन कहते हैं। रेड हेपेटाइजेशन जो तीसरे और चौथे दिन होगी, इसमें और ज़्यादा एक्सुडेट आ जाता है और वो सॉलिडिफाई होने लगता है, सॉलिड होने लगता है, घन हो जाता है वहाँ पर, जिसमें आरबीसीज, न्यूट्रोफिल्स और फाइब्रिन ये हमें ज़्यादा मिलते हैं। तो ये रेड अपीयरेंस की वजह से इसे हम स्टेज ऑफ रेड हेपेटाइजेशन कहते हैं, स्टेज ऑफ रेड हेपेटाइजेशन। तीसरा जो हमारे पास है उसे हम ग्रे हेपेटाइजेशन कहते हैं, स्टेज ऑफ ग्रे हेपेटाइजेशन। ये सब सीक्वेंस में चलती हैं, पहले कंजेशन, फिर रेड हेपेटाइजेशन, फिर ग्रे हेपेटाइजेशन। इसमें 5 से 7 दिन लगते हैं इस स्टेज को आने में, और जो हमारा लंग है या पर्टिकुलर जो लोब है जहाँ निमोनिया हुआ है
वो फर्म बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, ठीक है, स्टिल एंड फर्म, जिसमें कलर चेंज जो है आरबीसी इन एक्सुडेट ब्रेक डाउन, ठीक है, वो ग्रे क्यों हुआ, क्योंकि अब यहाँ पर हीमोलाइसिस हो रहा है, आरबीसीज का ब्रेक डाउन होगा, वो एक्सुडेट के अंदर मिलेंगी, तो कलर अभी जो रेड से ग्रे हो जाएगा। फोर्थ जो हमारी स्टेज है उसे हम स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। बॉडी की अगर इम्यूनिटी अच्छी है, फाइटिंग टेंडेंसी है, देन ये जो स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन है जिसमें 8 से 3 हफ्ते लग जाते हैं, 8वें दिन से 3 हफ्ते तक जो एक्सुडेट है उसे बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है और कफ के थ्रू भी उसे बाहर निकाल दिया जाता है, कफ एक्सपेक्टोरेंट, ठीक है। इसमें सिम्टम्स जो हम देखते हैं, सिम्टम्स हमारे पास डिस्निया है, चेस्ट पेन है, ठीक है, डिस्निया का मतलब है सांस लेने में तकलीफ होना, ठीक है, चेस्ट पेन होना, प्रोडक्टिव कफ, ठीक है, पस के साथ कफ आ सकती है, बहुत सीवियर कफ रहेगा, बार बार कफ आएगा, ब्लडी स्पूटम, ठीक है, स्पूटम जो होगा उसमें ब्लड मिक्स्ड हो सकता है। सेम ऐसा कई बार कहते हैं कि हमें ट्यूबरकुलोसिस में मिलता है, इसलिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें एक्सरे से ही सबसे ज़्यादा डिफरेंशियली हम डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं जैसे सिस्टमिक चेंजेस में फीवर ज़रूर रहेगा, फीवर होगा, चिल्स रहेगा, ठीक है, स्किन जो है वो काम और ब्लू हो सकती है, पर्टिकुलर नेक रीजन में जब हम देखेंगे तो, क्योंकि हमारी जो एसेसरी मसल्स हैं, एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स वो भी काम करेंगी, ठीक है, जुगुलर वेन प्रेशर बढ़ सकता है और हेडेक हो सकता है, भूख बिल्कुल बंद हो जाएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, इरिटेट हो जाएगा पेशेंट जो है, ठीक है। लंग्स की तरफ जब हम यहाँ देखते हैं तो हमें कफ विद स्पूटम, ठीक है, शॉर्ट ब्रेथ और चेस्ट पेन, मसल्स में जो है वो पेन, मस्कुलर पेन बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है, और नोज़िया, वॉमिटिंग, जॉइंट पेन, ठीक है, टैकीकार्डिया हो जाएगा, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जैसा हम जानते हैं जब हार्ट रेट ज़्यादा होती है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सब सिम्टम्स जो है वो हमें निमोनिया के अंदर मिलने वाले हैं, जिससे हम डिफरेंशियली डायग्नोज कर सकते हैं दूसरे रेस्पिरेटरी डिजीज़ के साथ। इसके डायग्नोसिस में जब हम देखेंगे, वर्किंग हार्ड टू ब्रीथ, क्या हार्ड ब्रीदिंग रहेगी और ब्रीदिंग क्विकली होगी, क्या वो छोटे छोटे सांस लेने की कोशिश करेगा, काइंड ऑफ अस्थमा जैसी इमेज आपको इनिशियली मिल सकती है पेशेंट में, बट डिफरेंशियल डायग्नोसिस पर हम अस्थमा और निमोनिया को अलग देख सकते हैं। चेस्ट एक्सरे जो है वो डायग्नोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ही, ठीक है, उसी से हम ज़्यादा बता पाएंगे। डलनेस होगा परकशन पे, क्योंकि हमने देखा है अगर हम थर्ड स्टेज की बात कर रहे हैं, स्टेज ऑफ ग्रे हेपेटाइजेशन की, तो वहाँ पर सॉलिडिफाई और वो फर्म हो गया था, ठीक है, इसलिए हमें परकशन पर डलनेस मिलेगी, ठीक है। ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स जो हैं वो हम सुन सकते हैं, जो कि कम मिलेंगी हमें जहाँ पर फ्लूइड फिल्ड होगा, ठीक है, वहाँ ब्रेथ साउंड्स को सुनना मुश्किल रहेगा। इस तरीके से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट जो है वो सीवियरिटी पर डिपेंड करता है, इसके लिए हम एंटीबायोटिक्स जो है वो पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं, कफ सप्रेसेंट्स दे सकते हैं, और पेन की जो मेडिकेशंस हैं फीवर के लिए हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम इनिशियली शुरू कर सकते हैं।